आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन सिंपल है, अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं। कुछ डिक्लेरेटिव हो गए जो डिक्लेरेशन के काम आते हैं, कुछ आपके कंट्रोल स्टेटमेंट कंट्रोल हो गए जो आपको कोई कंट्रोल चेंज करना है, मतलब अगर तुम मेरे को 2 रुपया दोगे तो हम ये सामान देंगे, तो ऐसा कुछ होगा। इफ़ एल्स जहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हो गए। फिर आपके अर्थमेटिक हो गए जिसमें आप कैलकुलेशन वगैरह करते हो, तो ये सारे हैं। ठीक है, डेटा टाइप के बारे में ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्केप सीक्वेंसेस, हम 2 चीज़ बोले थे ना, एक आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर, दूसरा क्या होता है आपका स्केप सीक्वेंस। इन दोनों को हम एज इट इज़ प्रिंट नहीं करते क्योंकि इन दोनों का कुछ कुछ काम होता है। आप फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम समझ गए होगा, एक स्केप सीक्वेंस है। जो इंपॉर्टेंट 4 है वो ये हैं। पहला है \n, इसका मतलब होता है न्यू लाइन। जब भी आपको अगली कोई भी चीज़ अगली लाइन में प्रिंट करनी है उसके लिए आप \n का इस्तेमाल करते हो। अगला है \t, इसका मतलब होता है टैब, मतलब आपको एक लंबा स्पेस लेना है, एक टैब जैसा स्पेस लेना है, उसके लिए आप \t का इस्तेमाल करते हो। अगला क्या है, डबल बैकस्लैश, जब आपको बैकस्लैश ही प्रिंट करना है उसके लिए आप डबल बैकस्लैश का इस्तेमाल करते हो। वैसे ही है आपका बैकस्लैश इन्वर्टेड कॉमा। अभी देखो, अगर आप बिना बैकस्लैश के इन्वर्टेड कॉमा बीच में लिख दोगे ना तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग एंड कहाँ हो रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग को स्टार्टिंग और एंड के लिए हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए जब हमको अपने को प्रिंट करना है डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, स्केप सीक्वेंस का, जिसमें हम बैकस्लैश डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं। इसकी मदद से हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा को प्रिंट करवा पाते हैं। ठीक है, बेसिक है। गो टू एक्स वाई क्या है वो समझो आप, छोटी सी चीज़ है। गो टू एक्स वाई क्या है, अगर आपको आपके स्क्रीन में कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे कुछ प्रिंट करवाना है या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको कर्सर लेकर जाना है, प्रिंट करवाना होगा तो आपको किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कर्सर को लेकर जाना होगा। तो जब भी आपको आपके स्क्रीन के किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कर्सर को लेके जाना है या प्रिंट करवाना है, उसके लिए आपका हेल्प कौन करता है, गो टू एक्स वाई। गो टू एक्स वाई आपके कर्सर को रिलोकेट कर देता है, जो भी आप इसके अंदर इनपुट देते हैं उसके अकॉर्डिंग। सिंपल, यही समझना है। ठीक है, और ये एक फंक्शन है। बेसिक क्या है, फंक्शन कौन सा है नहीं है उसके लिए आपको बस देखना है, जिसके लास्ट में 2 स्मॉल ब्रेसेस मिल जाए वो एक फंक्शन है। बस उसमें एक एक्सेप्शन है। आप अगर जानते होगे साइज़ ऑफ के राइट में भी 2 आपको स्मॉल ब्रेसेस मिलेंगे। साइज़ ऑफ फंक्शन नहीं है, ऑपरेटर है। ये बहुत बार क्वेश्चन भी पूछ देता है एग्जाम में। साइज़ ऑफ इज़ है ऑपरेटर, वेरिएबल, फंक्शन। तो साइज़ ऑफ फंक्शन नहीं है, ऑपरेटर है, ये बात दिमाग में रखना। फॉर्मेट स्पेसिफायर बात कर चुके हैं, ऑपरेटर। हाँ, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, देखो इसमें क्या ना, क्वेश्चन करते जाएंगे आप और सॉल्व करते जाएंगे। तो एक बेसिक दे देते हैं, यूनरी ऑपरेटर क्या होता है। यूनरी ऑपरेटर का सिंपल मतलब ये होता है जब ऑपरेंड एक हो। ऑपरेंड का मतलब क्या होता है, आप 1+2 लिख रहे हो तो 1 और 2 को आप ऐड करवा रहे हो, तो जो डेटा है ना जिसको आप ऐड करवा रहे हो वो हो जाता है आपका ऑपरेंड, और उस पर जो परफॉर्म कर रहे हो वो हो जाता है आपका ऑपरेटर। तो जब आपका ऑपरेंड एक हो तो उस पर जो ऑपरेटर इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। जैसे इसमें प्लस माइनस का इस्तेमाल होता है साइन बताने के लिए, +1 -1 ये आपका साइन बताता है। वैसे ही आपका क्या हो गया, यूनरी में आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी आ जाता है, ++a -a। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी ना 2 तरह के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। वैसे ही प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट बहुत सिंपल सा, ध्यान से सुनना, समझ जाओगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसा नाम है वैसा काम है। प्री मतलब पहले, प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट क्या बोलता है कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम पहले करेंगे फिर दूसरा काम करेंगे, ये समझ जाओ। और पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या बोलता है, इन दोनों में एक से घटाते या बढ़ाते हैं, सिर्फ एक से। तो प्री के बारे में आप समझ गए। पोस्ट ये बोलता है कि पहले वो पर्टिकुलर लाइन वाला काम कर लेंगे फिर हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। अगर प्री डिक्रीमेंट है तो डिक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट हो तो इंक्रीमेंट करेंगे। क्वेश्चंस बहुत करवाएंगे इस पर, वो चीज़ क्लियर कर देंगे, वो मेरा काम है। अर्थमेटिक क्या है, जैसे आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है। आपको एक और इसमें दिख रहा होगा ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। ये किसके काम आता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेषफल हिंदी में। जब भी आपको किसी 2 संख्याओं के बीच में भाग लगाने के बाद शेषफल चाहिए होगा, मतलब व्हेन यू हैव टू डिवाइड 2 नंबर्स टू गेट द रिमाइंडर ऑफ देम, व्हाट यू यूज इज दिस मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, वैसे ही बिटवाइज, अगर आपको एक बिट का चेंज करना है, जब आप बिटवाइज काम कर रहे हो, बिट पे एक बिट का चेंज, उसके लिए बिटवाइज, इतना ये काम नहीं आता, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं आपके लिए। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट का एक क्वेश्चन हम दे दिए हैं वो आपको क्लियर करने के लिए, और इसके बारे में हम बता दिए थे लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट के बारे में, उस पर हम एक क्वेश्चन आज ऐड किए हैं, उम्मीद करेंगे आप सॉल्व करें उसको। ठीक है, थोड़ा सा क्लास लंबा चल सकता है
तो आप भी साथ दें, क्वेश्चन मिलेगा तो आपको मज़ा आने लगेगा। बस थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेना चाहते हैं ताकि आपको क्वेश्चन में के लिए आपको एक बेसिक वो मिल जाए। मेन मेरा मोटिव ये क्वेश्चन से आपको बताना, पर थोड़ा सा बेसिक करते जाते हैं। वैसे रिलेशनल लॉजिकल सब वही है। रिलेशनल क्या है, दो के बीच में रिलेशन चेक करना है। जब आप किसी लूप का इस्तेमाल करते हो या इफ एल्स का इस्तेमाल करते हो, जब आपको चेक करना हो कि ये पर्टिकुलर संख्या बड़ी है तो हम ये करेंगे या छोटी है तो ये करेंगे, तो उसमें आप रिलेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो। लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, डबल मतलब इक्वल टू। ये जो अपन जब दो, हाँ इक्वल टू का ना एक सिंपल सा लोग कंफ्यूज होते हैं, एक सिंगल इक्वल टू होता है, डबल इक्वल टू होता है। डबल इक्वल टू क्या है, ये है रिलेशनल ऑपरेटर। जब दो के बीच में हमको रिलेशन चेक करना है कि ए और बी बराबर है कि नहीं, तो हम डबल इक्वल टू इस्तेमाल करते हैं। और ये सिंगल इक्वल टू को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बी की वैल्यू ए में डालो, मतलब राइट में जो भी है उसकी वैल्यू ए में डालो। तो इन दोनों के बीच में आप कंफ्यूज ना हो। वैसे ही एक और है नॉट इक्वल टू। ये इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट वाला जो भी ऑपरेंड है वो राइट वाले ऑपरेंड के क्या बराबर नहीं है, इसके लिए नॉट इक्वल टू। ठीक है, वैसे टर्नरी ऑपरेटर पे अपन बात ही करेंगे, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर आपको बता ही दिए हम। ठीक है, चलिए उम्मीद थोड़ा इसीलिए बोले थोड़ा बहुत देख लोगे तो मेरे लिए बहुत आसान होगा, या थोड़ा बहुत पढ़े भी होगे तब भी। चलो ये आपको थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखना है। इसमें सेकंड वाला तो याद कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा। किसी एग्ज़ाम में हम नहीं देखे, बहुत रेयरली गेट वेट के एग्ज़ाम में एक बार शायद पूछा था कि नहीं पूछा था, किसी एग्ज़ाम में बहुत रेयरली पूछता है। मेनली सारा कुछ लेफ़्ट टू राइट ही फॉलो करता है, आप ये ध्यान रख लो। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवीज़न और मॉडुलस तीनों का प्रेसिडेंस बराबर होता है। पर जब तीनों में अगर तीनों का तीनों मिल गया आपको एक ही में, एक ही फॉर्मूला में, एक ही लाइन में, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट उसको पहले अकॉर्डिंगली लेफ्ट टू राइट जाओगे। चाहे एक ही लाइन में मल्टीपल आपको मल्टीप्लाई मिल जाए या मल्टीपल डिवाइड मिल जाए, तो जब सबसे लेफ्ट मोस्ट होगा उसको आप पहले करोगे। तो लेफ्ट टू राइट फॉलो करते हो जब एक ही प्रेसिडेंस का आपको मिलता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है ताकि आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। चलिए टर्नरी ऑपरेटर पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर और आसानी से समझेंगे। पहले आप समझ लो टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, तीन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, एक क्वेश्चन मार्क और एक सेमी कोलोन, सॉरी कोलोन और एक सेमी कोलोन। क्वेश्चन मार्क के पहले क्या होता है, कुछ ना कुछ आपका एक रिलेशन दिया होता है। वो पर्टिकुलर रिलेशन या तो आपको देगा ट्रू या तो फॉल्स, मतलब वो पर्टिकुलर रिलेशन या तो सही होगा या तो गलत होगा। या तो वो ट्रू रिटर्न कर रहा होगा तो फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा। जब ट्रू रिटर्न करता है तो हम पहला वाला एक्सप्रेशन चलाते हैं, और जब वो फॉल्स रिटर्न करता है तो हम सेकेंड वाला एक्सप्रेशन चलाते हैं। बस इतना ही है टर्नरी ऑपरेटर। मतलब आप इफ एल्स को भी ऑपरेटर की मदद से लिख सकते हो, उसमें कौन सा काम आ जाएगा, टर्नरी ऑपरेटर। ये भी आप समझ लो, क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 1। जितना हम बताए हैं आप एक बार और देख लो, उसके अकॉर्डिंग पहले आप मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 का बताओ, नहीं होगा तो हम बताएंगे। एक बार आप इसको ध्यान से देख लो, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। टर्नरी ऑपरेटर सिंपल यही बोलता है, क्वेश्चन मार्क के पहले एक कंडीशन होगा, उस कंडीशन को आप देखिए, या तो वो सही होगा या तो गलत होगा। अगर वो कंडीशन सही होगा तो पहला वाला एक्सप्रेशन चलेगा, या पहला वाला एक्सप्रेशन में सिर्फ वैल्यू है तो वो वैल्यू देगा वो। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या होता है, तो आपका सेकेंड वाला एक्सप्रेशन चल जाता है, या अगर सिर्फ वैल्यू तो वैल्यू देता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, और आप पहला क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बनाइए, क्या इसका आउटपुट आगे बताइए ज़रा। अरे भाई, अच्छा सॉरी, इधर था ना। एक सेकेंड, पहले वाले का आंसर बताइए। हाँ 10 सही है, सही है, बहुत सिंपल है। 5 ग्रेटर देन 4, 5 4 से बड़ा है, ये बात सत्य है या गलत है? 5 4 से बड़ा है, क्या ये बात सत्य है या गलत है? बताओ। तो भैया 10 होगा। अगर सत्य नहीं होता, अगर हम ये कहते कि 4 5 से बड़ा है, तो वो सत्य नहीं होता, वो झूठ होता। तब क्या आपका आउटपुट आ जाता? 20। बस वही है। अगला क्या है, अगला थोड़ा नेक्स्ट कर दिया, मतलब एक के अंदर एक घुसा दिए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बोले, तो बस ध्यान रखना है, एक्सप्रेशन देखो आप, वैल्यू मिले तो वैल्यू उठा लो, नहीं तो अगर एक्सप्रेशन मिला उसको सॉल्व करो। अगला बताओ, हम भी। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेकंड बताने की ज़रूरत है तो बता देते हैं, जल्दी बताओ। सेकंड बताने की ज़रूरत है। नॉट गॉट, यू डिडंट गॉट, अच्छा 30। ओके वेट 30 वाले ध्यान से देखें, ऐसे था ना, हाँ ध्यान से देखना इसको। अरे भैया बड़े हो जाओ थोड़ा सा, क्यों नहीं हो रहा, एक सेकेंड, हाँ हो गया। ध्यान से देखो इसको, पहला एक्सप्रेशन देखो, रुक जाओ, रुक देते अभी देखना। 3 ग्रेटर दैन 4 3 ग्रेटर दैन 4, 3 4 से बड़ा नहीं होता है, ये झूठ है, ये सत्य नहीं है।
झूठ का मतलब क्या होता है, आप सेकंड एक्सप्रेशन चलाते हो। चलो हम मार्क कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत यही होती है एक्सप्रेशन को समझने में। देखो, हम जब गए तो आपको 10 के बाद क्या मिल गया, कोलोन। जैसे ही कोलोन मिल गया तो एक एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है वहाँ पे, तो ये एक एक्सप्रेशन यहीं खत्म हो जाता है। सेकेंड एक्सप्रेशन आपको ढूंढना है, क्यों, क्योंकि हमारा जो बात है वो गलत है, तो इसके बाद से ही जो आएगा ना वो क्या आ जाएगा, आपका सेकेंड एक्सप्रेशन। तो सेकेंड एक्सप्रेशन है, वैल्यू नहीं है, तो आपको उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होगा। अगले में गया तो क्या मिला, 8 ग्रेटर देन 7, 8 7 से बड़ा है, ये बात सत्य है। इस प्रकार से 20 वैल्यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 ग्रेटर देन 7 से ये बात ट्रू है, ये एक्सप्रेशन है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर लिखा रहता 7 ग्रेटर देन 8, मतलब ये बात झूठ होती, तो वैल्यू क्या हो जाती, 30। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बताइए। पहले हम डिवाइड कर देते हैं। देखो, पहला 2 ग्रेटर देन 3, ये ख़त्म कहाँ होता है, अगला एक्सप्रेशन की शुरुआत देखो यहाँ से है। अब ये एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, एक वैल्यू होता तो 5 के बाद कोलोन होता, तो कोलोन नहीं, मतलब ये वैल्यू नहीं है, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। आप देखो एक्सप्रेशन कब कंप्लीट होगा, जब इसके 2 सेमी कोलोन मिलके ये यहाँ कंप्लीट होगा। ध्यान से देखो आप, क्योंकि इसके 30 के बाद इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए ट्रू और फॉल्स दोनों के लिए वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो वहाँ कंप्लीट होगा वो, इसीलिए 30 के बाद कंप्लीट होगा। तो पहला एक्सप्रेशन कहाँ कंप्लीट हो रहा है, ये सर्कल में, और सेकंड एक्सप्रेशन कहाँ है, ये। ध्यान से देखो, अब क्या है, 2 ग्रेटर दैन 3, ये फॉल्स है, तो आप पहला एक्सप्रेशन नहीं चलाओगे, क्या चलाओगे, सेकंड एक्सप्रेशन। सेकंड एक्सप्रेशन पे गए 8 ग्रेटर दैन 7, तो ट्रू है, तो ट्रू है तो आप पहला वाला लोगे 30, अगर फॉल्स होता तो 40 लेते। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग आखिरी वाला सही बताओगे। खुल जाओ यार, नहीं खुलोगे। ध्यान से देखना, पहला वाला भी नेस्टेड है, मतलब पहला एक्सप्रेशन भी नेस्टेड है। ध्यान से देखना, से फंसना मत, हम हिंट दिए जा रहे हैं। सब लोग बनाओ, किसी दूसरे का आंसर छिपने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद का दो, आपको समझ आना चाहिए, आपको सीखना होना चाहिए। आराम से टाइम लो, आराम से बताओ। कुछ ज़्यादा नेस्ट किया हुआ है ये, और गूगल मत करना, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि शायद मेरा खुद का बनाया हुआ है जहाँ तक मेरे को याद है। बस एक मिनट, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, शायद आप लोग सब समझ नहीं पाए हो। ठीक है, ध्यान से देखो, इसी पे पकड़ते हैं। लेट से आपका कुछ है, लाइक कुछ यहाँ पे ना एक बंदा बैठा हुआ है, वो गेट कीपर है समझ लो। ये गेट कीपर का क्या सीन है ना, उसको 2 ब्लॉक्स दिए गए हैं कि लोग आएंगे, आपको 2 ब्लॉक्स में डालने हैं। अगर कोई बंदा आके आपको 1 कोड देता है तो आपको इस वाले ब्लॉक में डालना है, अगर कोई बंदा आके 2 कोड देता है तो इस ब्लॉक में डालना है। बस यही है टर्नरी ऑपरेटर का काम, कि अगर वो बंदा आके बोलता है सत्य बात, तो आप उसको पहले वाले में चला दो, पहले वाले बॉक्स में भेज दो। अगर वो बोलता है झूठ, तो उसको दूसरे वाले बॉक्स में डाल दो। ठीक है, सत्य बोल रहा है तो उसको एक कोई अच्छी सी पद दे दो, अच्छा सा वो क्या बोलते हैं, डेजिग्नेशन दे दो। झूठ बोलता है तो कहाँ डाल दो, कारावास में डाल दो। बस वही है यहाँ पे। ये क्या है, कंडीशन, यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है चेक कर रहा है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो पहले वाले ब्लॉक में जाते हैं, वैल्यू रहा तो वैल्यू दे देंगे, और वैल्यू नहीं रहा तो या तो एक लाइन होगा, उसको सॉल्व करके कुछ वैल्यू निकालनी होगी, तो हमको देना है वैल्यू ही। अगर डायरेक्टली वैल्यू मिले तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई काम ही नहीं करना है। अगर डायरेक्टली वैल्यू नहीं मिलेगी तो एक्सप्रेशन मिलेगा, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा। बस वही है कि अगर ये कंडीशन देखेंगे, अगर ट्रू हुआ तो पहले एक्सप्रेशन पे जाएंगे, उस एक्सप्रेशन पे वैल्यू मिली तो वैल्यू रिटर्न कर देंगे, और अगर वैल्यू की जगह पे एक्सप्रेशन रहा तो एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, और उससे जो वैल्यू निकलेगी वो रिटर्न कर देंगे। वैसे ही अगर ये सत्य, ये कंडीशन जो है सत्य नहीं हुआ, तो हम सेकेंड एक्सप्रेशन पे भेज देंगे, वहाँ जाएगा, वहाँ पे अगर वैल्यू मिली तो उस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। अगर वो वहाँ पे वैल्यू की जगह पे एक्सप्रेशन रहा तो उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, और जो उससे वैल्यू निकलेगी वो रिटर्न करेंगे। यही है सिंपल टर्नरी ऑपरेटर। जैसे इसको आप अगर हम इफ़ एल्स की लैंग्वेज में बोले तो आप क्या बोलते हो, इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 1, तो आप क्या बोलते हो कि ये पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव तो जीरो, ग्रेटर दैन 0 बोलोगे, ठीक है, ये पॉजिटिव है। और एल्स में आप क्या लिख दोगे, वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। वही चीज़ है कि अगर ये तथ्य सत्य होता है
तो आप यहाँ डाल दो, लेट से यहाँ पे लिख देते हैं हम कि पॉजिटिव है, यहाँ लिख देते हैं हम नेगेटिव है। बस वही चीज़ है कि अगर ये कथन सत्य होता है तो पहला एक्सप्रेशन पे जाओ, उसको चलाओ, गलत होता है तो सेकंड पे जाओ, यही है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, आते हैं अब इस पर, एक सेकेंड इस पर आते हैं। इसको क्लीन करने का है क्या? हाँ ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है 6 ग्रेटर दैन 7। ये बात क्या है? झूठ है, इसको क्या बोलेंगे? फॉल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये फॉल्स है तो हमको देखना होगा कि सेकंड एक्सप्रेशन कहाँ है। तो जहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन कंप्लीट होगा वहीं पे सेकंड एक्सप्रेशन स्टार्ट होगा। तो देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर यहाँ पे 2 के बाद कोलोन होता, इस 2 के बाद अगर कोलोन होता तो मेरे को मालूम पड़ जाता कि सिर्फ वैल्यू है, पर 2 के बाद कोलोन नहीं है। 2 के बाद क्या है? आपको दिख रहा हो ग्रेटर दैन, मतलब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, तो ये कंडीशन है एक तरीके से। तो ये एक अलग सा लाइन ही, ये एक्सप्रेशन ही दे दिया पूरा का पूरा। तो यहाँ पे लाइन कंप्लीट नहीं हो रहा, तो मेरे को देखना होगा ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन खत्म कहाँ हो रहा है। जहाँ ये एक्सप्रेशन खत्म होगा वहाँ से तो सेकंड इसका लाइन शुरू होगा, इस वाले का सेकंड एक्सप्रेशन शुरू होगा। उसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा कि पहला जो इसका एक्सप्रेशन है वो खत्म कहाँ हो रहा है। ठीक है, पहले एक्सप्रेशन पे आए, मेरे को कंडीशन मिला। कंडीशन अब इसके अंदर देखेंगे, पहले इसका काम कंप्लीट होगा तभी शुरू होगा ना, तो कंप्लीट कहाँ हो रहा है वो देखना होगा। इस एक्सप्रेशन के देखो पहला 10 दिया हुआ है, 10 का ये 10 वैल्यू क्या है? ये कंडीशन अगर ट्रू होता उसके लिए 10 है, तो ये इसका वैल्यू, ये मेरे को समझ में आ रहा है। अब इसका ट्रू के लिए वैल्यू तो इसके फॉल्स के लिए वैल्यू होगा। तो देखिए, तो इसके फॉल्स के लिए वैल्यू इधर पे क्या है? एक्सप्रेशन है। तो ये भी मतलब इसका एक्सप्रेशन 1 भी नेस्टेड है। ध्यान से देखो, इसका एक्सप्रेशन 1 भी नेस्टेड है, वही है, मतलब ये तो नेस्टेड है ही, इसके साथ साथ इसका एक्सप्रेशन 1 भी नेस्टेड है। अब इसके एक्सप्रेशन 1 में गए तो इसके एक्सप्रेशन 1 का जो एक्सप्रेशन 2 था, एक्सप्रेशन 1 का एक्सप्रेशन 2 भी नेस्टेड था। अब यहाँ गए, देखो ये भी नेस्टेड है। अब इसके अंदर गए, इसके अंदर ये आपका एक कंडीशन है, ये अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो -2, फॉल्स हुआ तो 3। अब देखो, अब क्या है? इस पर्टिकुलर का हम लाइन यूज़ कर लेते हैं ग्रीन। अब इस पर्टिकुलर के लिए ये कंडीशन था, और इस कंडीशन के लिए ये आपका पहला एक्सप्रेशन 1 था, और ये क्या था? आपका एक्सप्रेशन 2। सॉरी, यहाँ आगे बढ़ गया थोड़ा, ये आपका हो गया एक्सप्रेशन 2। बस यही देखना है आपको, एक्सप्रेशन 2 आपके, इसके एक्सप्रेशन 2 में पूरा पूरा का एक्सप्रेशन है तो देखना होगा। अगर वैल्यू होता तो एक ही पे खत्म हो जाता, पर ये एक्सप्रेशन है तो उसका ट्रू और फॉल्स दोनों का वैल्यू होगा तभी खत्म होगा। तो एक ट्रू के लिए -2 है, फॉल्स के लिए 3 है, तो ये दोनों मिलेगा तभी खत्म होगा। तो इससे क्या मालूम चला कि हमारे इस कंडीशन का पहला एक्सप्रेशन कहाँ खत्म हो रहा है? यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ। अब इसके बाद इसके दूसरे एक्सप्रेशन में गए, तो दूसरे एक्सप्रेशन में जब हम गए तो हमको क्या मिला? हमको मिला 0। 0 का मतलब क्या होता है? ये बात एक कॉन्सेप्ट और रख लो, अगर 0 है उसका मतलब होता है फॉल्स। और कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, चाहे वो -1 हो, 2 हो, 1 हो, 5 हो, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, वो क्या रिटर्न करता है? वो रिटर्न करता है ट्रू। तो यहाँ पे 0 है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया फॉल्स। अब इसका मतलब हो गया फॉल्स, तो ये पहला एक्सप्रेशन तो नहीं चलाएगा, क्या चलाएगा? सेकंड। अब इसके सेकंड में गए तो एक अलग सा मेरे को एक्सप्रेशन मिल गया, फिर से एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। 6 ग्रेटर दैन 8, कंडीशन फॉल्स है, तो ये 10 भी नहीं जाएंगे। फिर इसके सेकंड एक्सप्रेशन में गए, वो भी, उसमें भी एक एक्सप्रेशन मिल गया। 3 ग्रेटर दैन 4, ये भी गलत है, तो 10 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? 20। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया। क्या सबको समझ में आया? आप लोग बताइए। अरे कहाँ आ गए हम? सबको समझ में आया? सब बताओ, सबको समझ में आया? बस थोड़ा ज़्यादा नेस्टेड था, इसलिए था ना कि अगर ये डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते चले गए, लास्ट तक अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आप जाएंगे, सारे को मत ट्राई कीजिएगा, लास्ट वाले को एक बार खुद से ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आपको कभी टर्नरी ऑपरेटर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ब्रेक। हाँ, अभी क्या है ना, ये इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। इससे बेस्ट है ये, अगर 5 है, 5 को इंट में कैसे लिखेंगे? 5। फ्लोट में कैसे लिखेंगे? 5.0। ये बेसिक्स हैं, बस आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप देख लीजिए। वैसे ही अगले पे चलते हैं। अगला क्या है? 5.0। तो इंटीजर में डेसिमल का यूज़ नहीं होता, इसलिए इंटीजर में कैसे लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ 5, और डेसिमल फ्लोट में 5.0। सिंपल है, बस आपको इंटीजर और फ्लोट का मतलब पता होना चाहिए और कुछ नहीं। वैसे ही 5/2, ये थोड़ा सा है। 5/2 का मतलब क्या हुआ? समथिंग 2.5। तो इंटीजर में डेसिमल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए 5/2 को क्या लिखेंगे? 5/2 को सिर्फ और सिर्फ 2 लिखेंगे। और इसमें फ्लोट में क्या लिखेंगे? 2.5।
बस यही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें। वैसे ही 5/2.0, 5/2.0 को भी आप वैसे ही इंटीजर में क्या लिखोगे, चाहे नीचे हो या ऊपर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटीजर में आप 5/2.0 को आप 2 ही लिखोगे। वैसे ही फ्लोट में 2.5 एंड सो ऑन। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर, आपको इसके बारे में बता दिया था। इससे कुछ कुछ क्वेश्चंस थोड़े पेचीदे बन सकते हैं। पेचीदे सिर्फ इतना बनता है ना कि इसमें एक ही चीज़ लोग गड़बड़ करते हैं कि इसमें नेगेटिव अगर वैल्यू आया तो जो वैल्यू जो आउटपुट आएगा वो कौन सा नेगेटिव होने पे लेगा। हाँ बोलो बोलो। पिछली वाली स्लाइड में जो 2/5 था तो उसका 0 लिखेंगे ना इंट में। हाँ 2/5 का, हाँ 0। ठीक है, हम 5/2 तक ही छोड़ दिए थे, लास्ट का 2 तो अगर आप पहले के 2 समझ गए हो तो ये भी समझ जाएंगे। ठीक है, अगला मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर बहुत सिंपल है। ये सिंपली क्या करता है, रिमाइंडर देता है। इसमें एक ही दिक्कत तो स्टूडेंट्स को आता है, वो दिक्कत ये होता है कि माइनस साइन कब देना है। जैसे अगर आप लिखते हो -1/2, तो आपको पता है ना इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो इतना तो कन्फर्म होगा आपको, इतना पता है ना सबको। अच्छा कोई बोल नहीं सकता, ठीक है, पता ही होगा। नहीं पता तो आप ये जान लो। बस आपको इसमें एक ही का ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो अगर न्यूमरेटर का साइन नेगेटिव है, अगर न्यूमरेटर का साइन नेगेटिव है तो ही मेरे को रिमाइंडर नेगेटिव आएगा। अगर न्यूमरेटर का साइन पॉजिटिव है, चाहे डिनोमिनेटर का नेगेटिव ही क्यों ना हो, आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आपका, सिंपल ये याद रखो कि हमेशा रिमाइंडर न्यूमरेटर का साइन लेता है, बस ये याद रखना। तो अब एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। 15/7, तो 7 दूने 14, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो इसका कितना आ जाएगा 1। वैसे ही एक और चीज़ आपको रखना है कि आपका मॉडुलस ऑपरेटर फ्लोटिंग वैल्यूज़ के लिए काम नहीं करता है। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन है, इसीलिए एक एक क्वेश्चन को आपको बेसिक मतलब अच्छे से समझना है। अगला -5/7, अब यहाँ देखो किसके पास नेगेटिव वैल्यू है, न्यूमरेटर के पास है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो नेगेटिव आएगा, ये तो समझ में आ गया। और 5/7, जब भी आप किसी छोटी वैल्यू को मतलब किसी बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा जो छोटी वैल्यू होती है ना वही रिमाइंडर आती है। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स का, ये इतना आपको पता होगा। तो इसका क्या आ जाएगा -5। वैसे ही 15/7, 15/-7, डिनोमिनेटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसका क्या रिमाइंडर आ जाएगा 7 दूने 14, 1। इसमें -1 क्यों नहीं आया, क्योंकि न्यूमरेटर का साइन पॉजिटिव है, तो हमारा रिमाइंडर भी पॉजिटिव आएगा। इतना सबको क्लियर है, क्लियर है सबको, जल्दी जल्दी क्लियर है सबको। बेसिक है ये सब, बेसिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं, जाओ भैया, चलो ये ख़त्म हो गया।